हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। दोस्तों, इस वीडियो में आप इस चैप्टर को समझेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है पब्लिक सेक्टर। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये मिक्स इकोनॉमी भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी सेक्टर भी वर्क करता है और प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करता है। प्राइवेट सेक्टर से मीनिंग है कि जैसे हम लोग आम आदमी अगर अपनी कंपनी बनाकर अपना बिजनेस खोलकर अपना रोल प्ले कर रहा है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करने के लिए अपनी कंपनियां रन कर रही है। तो यहाँ पर हम इन्हीं दोनों के बारे में देखेंगे। पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन पांचों के थ्रू प्राइवेट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में वर्क करता है। इन पांचों के बारे में हम पिछले चैप्टर में खूब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो इन पांचों के बारे में हम इस चैप्टर में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट किस तरीके से चलाता है, रन करता है, तो देखिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो इन तीन तरीके से पब्लिक सेक्टर हमारे देश के अंदर वर्क कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर के इन्हीं तीनों डिपार्टमेंट्स के बारे में समझेंगे। क्या होते हैं ये, कैसे इनको स्टार्ट किया जाता है, इनकी मेरिट्स क्या हैं, इनकी डिमेरिट्स क्या हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है पब्लिक एंटरप्राइज का। गवर्नमेंट को जब भी कोई बिजनेस करना होता है तो ये सबसे पुराना तरीका है गवर्नमेंट का। इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट्स को अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट का एक बॉडी के रूप में काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लोग इन्हें गवर्नमेंट ही समझते हैं। इट इज कंट्रोल बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। इनको चलाने के लिए मैं आपको बता दूं एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है जो इनको पूरी तरीके से रन करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, फंड की व्यवस्था करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें जैसे रेलवे एंड इट्स मिनिस्ट्री। तो हमारे देश में अगर हम बात करें तो रेलवे जो है उसको चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बनाई है जिसे हम रेलवे मिनिस्ट्री कहते हैं। हालांकि ये स्टेट लेवल पर अलग होती है, सेंट्रल लेवल पर भी इसका संचालन किया जाता है। तो जितना भी हमारे देश में रेलवे है, चाहे वो किसी शहर में हो या गांव में हो या किसी भी मेट्रो सिटी में हो। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर जितनी भी रेलवे है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, उस सबको कंट्रोल करने के लिए यूपी रेलवे मिनिस्ट्री है। और इट इज़ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। इसको जो फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है, डिपार्टमेंटल के लिए पैसा कहाँ से आता है, रेलवे के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो रेलवे मिनिस्ट्री देती है। ऐसी अदर जितनी भी डिपार्टमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट पैसा पहुँचाती है या देती है, अरेंज करती है। दीज में भी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये किसी के भी कंट्रोल में हो सकती है। स्टेट लेवल पर है तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, और अगर सेंट्रल लेवल पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगा। इस पर जितने भी रूल्स हैं वो सारे या तो स्टेट गवर्नमेंट के अप्लाई होंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो क्या है इसके फीचर, देखते हैं। फाइनेंस, सबसे पहले अगर हम इसके फाइनेंस की बात करें तो इनको गवर्नमेंट ट्रेजरी प्रोवाइड फाइनेंस। इनको जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है इनकी। एंड रेवेन्यू अर्न बाय देम पेड इनटू गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट से ही इनको पैसा मिलता है, तब ये स्टार्ट होते हैं। और ये जितना भी कुछ अर्न करते हैं, ये दूसरे शब्दों में कहें, इनको जितनी भी रेवेन्यू मिलती है वो सारी रेवेन्यू इन्हें गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खाते में जमा करनी होती है। सेकंड, अकाउंटिंग सिस्टम। इनका जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है, जैसे हम जानते हैं अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, तो वो सारे अकाउंट्स गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मेंटेन किए जाते हैं। मैनेजमेंट, इनके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट से मतलब इनके द्वारा जो बनाई गई मिनिस्ट्री, वही इनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, वही इनको मैनेज करेगी, वही इनको कंट्रोल करेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, और सबसे बड़ी बात, यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, वो सभी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाता है। उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन, उनका रेम्युनरेशन सब गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, यहाँ जितने भी इस तरह की जितने भी डिपार्टमेंटल्स हैं या जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सबकी जवाबदेही होती है कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी कि जो भी इनके लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है उस मिनिस्ट्री के लिए, या फिर या दूसरे शब्दों में कहें मिनिस्ट्री की अगर जवाबदेही की बात करें तो वो पार्लियामेंट के लिए होती है। जैसे रेलवे का एम्प्लॉय है, उसको रेलवे मिनिस्ट्री को जवाब देना होगा, एंड रेलवे मिनिस्ट्री जो भी कुछ अर्न करता है, जो भी कुछ उसका पूरा साल का या 5 साल का 5 ईयर प्लानिंग है, उसकी जवाबदेही उन्हें पार्लियामेंट में देनी होगी। तो ये है इसके फीचर। आगे बात करते हैं इसके मेरिट्स की। क्यों गवर्नमेंट इनको इतना फोकस करती है इनको स्टार्ट करने में, इनके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले बात करें कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। इनको स्टार्ट करने के पीछे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रोल है वो यही है कि इन पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उससे कंट्रोल किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को पता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, एक छोटी से लेकर बड़ी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचती रहती है। गवर्नमेंट के परमिशन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। सेकंड, अगर बात करें आंसरेबल टू पार्लियामेंट। दूसरा, अगर इन्होंने 1 साल में या 5 साल की जो भी इनकी प्लानिंग है उसमें जो भी कुछ किया है तो वो पार्लियामेंट के सामने इन्हें बताना होगा, प्रेजेंट करना होगा अपनी परफॉर्मेंस को। तो ये पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल हैं, मतलब इनसे कोई जवाब मांगेगा तो वो है पार्लियामेंट। सोर्स ऑफ इनकम, ये गवर्नमेंट की सबसे अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ से जो भी रेवेन्यू अर्न होगा वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, अगर देश हित की बात करें, अगर देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ये सबसे सूटेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, और क्योंकि यहाँ पे काम भी गवर्नमेंट की निगरानी में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है। तो ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है। अगर लिमिटेशन की बात करें, क्या है इसके लिमिटेशन, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर किसी भी सिक्के के एक पहलू है तो उसका दूसरा जरूर होगा। तो अगर यहाँ मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स का होना कंपलसरी है। तो फर्स्ट डिमेरिट्स है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मीन्स कि इनको ऑपरेशन करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है। इन्हें एक भी स्टेप उठाने के लिए से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। सेकंड, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये क्विक डिसीजन नहीं ले सकते। मीन्स अगर इन्हें किसी भी समय कोई स्टेप उठाना है तो यहाँ कोई भी स्टेप नहीं उठाया जा सकता, चाहे वो कितना भी बेनिफिशियरी हो या ना हो। इन्हें कोई भी स्टेप लेने से पहले अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगा, वहाँ एप्लीकेशन देनी होगी, वहाँ लेटर देना होगा। लेटर जब तक उस पर परमिशन नहीं मिलेगी, ये आगे का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, इनकी जो सोच है, अगर हम इस डिपार्टमेंट की सोच का या दृष्टिकोण की बात करें तो बहुत संकीर्ण कह सकते हैं या कंजर्वेटिव कह सकते हैं। क्योंकि इनके अगर हम बात करें इनके कॉम्पिटिटर की,
तो इनके कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर हम बस की बात करें या हम टेलीकॉम सर्विस की बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दी गई सर्विस सबसे चीप होती है, सस्ती होती है, जो कि मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होती। तो इस वजह से जो इनकी अप्रोच है वो कंजर्वेटिव में होती है। मीन्स ये अगर बात करें तो अगर इनको मौका मिले अपने बिजनेस को बढ़ाने का तो ये उसके बारे में नहीं सोचते। ये सिर्फ उतना ही सोचते हैं कि हमारा काम चलता रहे, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुँचे ना पहुँचे, बस इनका काम है कि बस चलता रहे, हमें अपना काम करना है, उससे ज़्यादा ये नहीं सोचते। इनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। रेड टेपेज, ये सबसे बड़ी खामी है इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। और यहाँ बात करें रेड टेपेज को अगर कहें तो हम इसे हिंदी में लाल फीताशाही या अफसरशाही भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, वो अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझता है और यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर उन्हें काम करना है तो करते हैं, काम नहीं करना है तो नहीं करते हैं। और टालम टोली करना या अपने कस्टमर की ना सुनना, मनमानी करना, ये इनकी खास बात होती है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा लैक है या लिमिटेशन है रेड टेपेज। ये मनमानी करते हैं, अपनी पावर्स का गलत यूज करते हैं। अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर ये अपना खुद का सेल्फ डिसीजन लेना भी चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इनके कानून के बीच में इंटरफेरेंस करती रहती है। पॉलिटिकल इशू बहुत होते हैं, पॉलिटी का यहाँ दबाव रहता है, तो जिससे इनके काम करने की जो कैपेसिटी है वो बार बार प्रभावित होती है। ये अपना डिसीजन सेल्फ नहीं ले पाते हैं और गवर्नमेंट बार बार इनके काम में दखल अंदाजी करती रहती है। इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड्स, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कंज्यूमर्स की नीड्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कंज्यूमर या हमारा ग्राहक की डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है, उसे सर्विस अच्छी मिले ना मिले, इन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग।